इस वीडियो में हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि जब 2 से अधिक 3 या 4 साल का डाटा हमारे सामने हो तो उसको कैसे कंपेयर करना है। तो जो डाटा हमने डाउनलोड किया था वहाँ पे जाएंगे। हमारे यहाँ पे 3 इयर्स के डाटा अवेलेबल हैं। तो पहले एक एक्सेल फाइल ओपन करेंगे। ये अभी पूरी तरह से ब्लैंक है और पहले जो हमने डाउनलोड करके रखा है वहाँ से वो डाटा ले लेंगे। ये है 2022-23 का डाटा है। इसको कॉपी करेंगे, सिलेक्ट ऑल, कॉपी एंड देन पेस्ट एज वैल्यू। ये कॉपी हो गया। चूँकि ये 22-23 का डाटा है तो यहाँ पे इसका ईयर भी लिख देंगे, ईयर 2022-23। इसके बाद इसके कॉर्नर पे जब प्लस सिंबल आता है तो इसको डबल क्लिक करेंगे। ये पूरा जितना भी डाटा था यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे देख रहे होंगे ये नंबर सीक्वेंस बढ़ता चला जा रहा है। इसको सही करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी सेल करेंगे, ये सही हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट ईयर का डाटा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर का डाटा 23-24 में है। यहाँ पे मुझे हेडिंग लेने की आवश्यकता नहीं है, तो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो से सेलेक्ट करेंगे और इसको नीचे ड्रैग करके ये लास्ट सेल को शिफ्ट बटन दबाकर सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो गया। इसको कॉपी करेंगे, जहाँ पे एक जगह पे कर रहे हैं वहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे एज अ वैल्यू। यहाँ पे ईयर 2023-24 और इसको भी ऐसे ही डबल क्लिक करके लास्ट में जाएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी सेल। नेक्स्ट ईयर का डाटा पे जाएंगे 24-25। यहाँ भी फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो का सेल सेलेक्ट करेंगे और नीचे ड्रैग करने के बाद लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम का जो सेल आता है शिफ्ट की दबाने के बाद उसको सेलेक्ट करेंगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कॉपी और फिर से जहाँ पे एक जगह पे किया जा रहा है वहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट एज वैल्यू। यहाँ पे ईयर का नाम लिख देंगे 2024-25। जैसा कि पहले किया था वैसे ही इसमें भी लास्ट में जाने के बाद राइट क्लिक करके कॉपी सेल करेंगे। ये भी सही हो गया। अभी 3 साल का डाटा एक जगह पे आ गया है। मुझे इतना लंबा इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल 2013 है। अगर इसके बाद का हो 16 या सबसे अच्छा फ़िलहाल 365 है वो है तो ये काम बहुत आसान हो जाते हैं, लेकिन चूँकि वो मेरे पास नहीं था तो मुझे इतना लंबा करना पड़ गया। इतना करने के बाद अभी कुछ नहीं करनी है, बस एक इंसर्ट करना है। पिवोट टेबल इंसर्ट हो गया। और जैसा कि पहले मैंने बताया था पिवोट बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए वो डिसाइड करना है। तो पहले स्कीम का कोड चाहिए, उसके बाद स्कीम का नेम चाहिए, उसके बाद बिल का टाइप चाहिए एंड नेट पेबल चाहिए और ईयर भी चाहिए। ईयर कहाँ पे है? ये लास्ट में, ये ईयर चाहिए। इस कॉलम को थोड़ा पतला करते हैं, नैरो।
अभी देखिए ये डाटा इस तरह से बन गया है। यहाँ पे ईयर जो यहाँ पे दिख रहा है वो मुझे ये साइड में चाहिए कॉलम के रूप में। इसके लिए क्या करेंगे, ये रो, ये ईयर रो के स्थान पर चला गया है, इस ईयर को उठाकर यहाँ कॉलम में लेकर आएंगे तो हमारा डाटा इस तरह से बन जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्कीम कोड हो गया, स्कीम नेम हो गया और ये बिल टाइप हो गया, ये ईयर वाइज हो गया, ईयर वाइज एक्सपेंडिचर यहाँ पे आपके सामने है। और यहाँ पे हम लोग कॉम्परेटिव स्टेटमेंट यहाँ पे बन गया है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कौन से साल में, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंट्रेक्चुअल सर्विसेज जो कि 22-23 में नहीं था, 23-24 में आ गया, 24-25 में आ गया। तो ये आप चेक कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं यहाँ प्रोफेशनल सर्विसेज अचानक से 24-25 में ही क्यों है, इधर क्यों नहीं है। उसके बाद आप ये भी चेक कर सकते हैं कि जैसे आप देख पा रहे हैं ये मशीनरी एंड इक्विपमेंट 3 जगह पे है, तीनों 3 हेड से है। तो 3 हेड से क्यों है, हो सकता है जैसे इनोवेटिव स्कीम है, ये प्लानिंग का होगा तो कलेक्टर ऑफिस से आ रहा होगा। यहाँ पे 2 टाइप के हैं, ये क्यों, इसके पीछे कारण होगा कि ये फंड अलग अलग पर्पज़ के लिए आया होगा या अलग टाइप के मशीनरी के लिए आया होगा, वो भी हो सकता है। नीचे में आपको स्कीम के खर्च मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखें 2210 ये दोनों सप्लाईज एंड मटेरियल के हैं, ये भी चेक किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर का एबनॉर्मेलिटी और कॉम्परेटिवली आप देखने के बाद ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें से कौन ऑडिट के लिए चेक करना ज़रूरी है, कौन से वाउचर को आप मंगाएंगे जहाँ पे आपको पॉइंट मिल सकता है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो धन्यवाद, आज का वीडियो इतना ही।